हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं इतिहास का चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास का हम लोग लघुतरीय प्रश्न देखने वाले। तो इसका हम लोग अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न करवा दिए। अगर आप वो अभी तक नहीं देखें तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का अभाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले कार्य किए। मतलब फ्रांसीसी क्रांति जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, तो वो क्या किया कि पहचान बढ़ाने के लिए, अपना सामूहिक पहचान बढ़ाने के लिए वो काम करने लगे, ठीक ना। वो क्या करने लगे, काम करने लगे। पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया। मतलब अपना जो क्षेत्रीय भाषा जो अपने राज्य में जो बोला जाता था उसके बावजूद, मतलब उसको ना यूज करके क्या किया गया, फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहित किया गया, ठीक ना। तो ये था देखिए पहला का उत्तर। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है कि राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने शासनकाल में राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए अनेक सुधार संबंधी कार्य किए। कौन कौन किए देखिए यहाँ पे है। पहला देखिए कि नेपोलियन ने विशेषाधिकार तथा आर्थिक असमानता को दूर कर समानता की स्थापना की। तो पहला देखिए ये था। दूसरा है कि करों में समानता स्थापित की, ये दूसरा हो गया। तीसरा है देखिए कि नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू कर कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया, ये देखिए तीसरा उसका। चौथा देखिए है देशभक्तों, विद्वानों और कलाकारों को सम्मानित करना प्रारंभ किया। नेपोलियन ने एक समान शुल्क, समान और माप तौल प्रणाली और एक मुद्रा के द्वारा राष्ट्र को संगठित करने का प्रयास किया, ये देखिए था। और देखिए है पांचवा देखिए नागरिकों की संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की। फिर यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। फिर नेपोलियन राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण महानता था, यानी नेपोलियन जो व्यक्ति जो था वो शिक्षा को क्या मानता था, बहुत ही महत्वपूर्ण मानता था। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। जैसे हमारे भारत देश अभी देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो शिक्षा। जैसे जैसे लोगों को शिक्षा मिल रहा है वैसे वैसे जो है देश आगे बढ़ रहा है। तो ये था नेपोलियन की भूमिका, ठीक ना। हम लोग देख लिए इसमें 6-7 भूमिका देखें, 7 भूमिका देखें। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियाँ हैं। इसका उत्तर देखिए। तो इसका देखिए इसकी प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं। देखिए वियना वाला हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए इसका प्रथम जो उपलब्धि था कि फ्रांस द्वारा विजयी प्रदेशों को छीनकर विभिन्न राष्ट्रों में बांटा गया, ठीक ना। जो फ्रांस द्वारा जो विजयी जो प्रदेश था उसको छीन लिया फ्रांस से, और क्या किया गया कि विभिन्न राष्ट्रों में बांट दिया गया, यानी उसको अलग अलग राज्य देश में बांट दिया गया। फिर था कि स्पेन को पुनः तानाशाही देश बना दिया गया। जैसे स्पेन जो था वो मतलब कब्जे में आ गया था, तो क्या किया गया, उसको छीन लिया और फिर उसको तानाशाही देश बना दिया गया। तीसरा कि हॉलैंड पर स्वतंत्र कर दिया गया। फिर चौथा है कि नेपल्स, सार्डिनिया, स्विट्जरलैंड को फिर से स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। और है कि इस सम्मेलन में स्वीडन, रूस, जर्मनी, प्रशा, ऑस्ट्रिया तथा ब्रिटेन की स्थितियों पर विचार किया और इन्हें अनेक विजित प्रदेश सौंपे गए। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने पर भी बल दिया गया और दास्ता को समाप्त करने का प्रस्ताव पास हुआ। तो ये सभी देखिए आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक ना। 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, आज चौथा देखेंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करें। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो 1932 में जो है यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभु जो है क्या है, एक राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। यद्यपि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, लेकिन यह जो प्रक्रिया में क्या हुआ, गणतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिवादी नीति को गहरी ठेस लगाई। ये था इसका उत्तर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी की भूमिका पर प्रकाश डालें। इटली के एकीकरण में जो है गैरीबाल्डी की क्या भूमिका थी, ये हम लोग को बताना। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का भी महत्वपूर्ण योगदान था।
गैरिबाल्डी जानता था कि बिना युद्ध के इटली के एकीकरण संभव नहीं था। जैसे देख के स्थिति को देख के गैरिबाल्डी जो थे बहुत चालाक व्यक्ति था, वो स्थिति को देख के समझ आता था कि क्या करने पे कैसा हो सकता है। तो वो समझ गए कि बिना युद्ध के जो है यह एकीकरण संभव नहीं है। उसने सशस्त्र युवकों की एक सेना बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। उसने क्या किया कि कुछ जो सेना था उसको मतलब ट्रेनिंग व्रेनिंग दिया, उसको सिखाया उखाया और अपने मतलब एक क्या किया कि एक सेना बना तैयारी कर लिया, एक सेना ग्रुप तैयार कर लिया। कहने का मतलब कि एक ग्रुप तैयार कर लिया। जो कौन सा ग्रुप कहलाया? तो लाल कुर्ती का ग्रुप कहलाया, ठीक ना। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। वह अपने क्या किया कि जो उसके सेना जो थे उसको ले जाके सिसिली और नेपल्स में क्या किया? आक्रमण करवा दिया। 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। एकीकरण की प्रक्रिया में उसने अनेक युद्ध किए। काबूर ने जहां अपनी कूटनीति द्वारा इटली का एकीकरण संभव कर दिया, उसी प्रकार गैरिबाल्डी ने तलवार द्वारा इसे संभव बनाया। जो दो व्यक्ति थे, कौन थे? एक काबूर थे, तो ये अपने कूटनीति द्वारा मतलब अपने दिमाग द्वारा ये क्या किया? एकीकरण को संभव बना दिया। और गैरिबाल्डी जो था अपने तलवार द्वारा, ठीक ना। ये था। अब चलिए छठा नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए छठा लास्ट है इसका, तो हम लोग देखते हैं इसका। देखिए आंसर छठा देखिए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई, इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क के प्रयासों का फल था। उसने कूटनीति और सैनिक शक्ति के सहारे जर्मनी का एकीकरण किया। वह प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, अतः उसने प्रशा को सैनिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया। जर्मनी को एक सूत्र में बांधने के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, ठीक ना। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि रक्त और लौह की नीति किसने बनाई थी, किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी बताइए? बिस्मार्क ने। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने, बिस्मार्क ने, ठीक ना। अब देखिए आगे इसके अपनाई। उसका विचार था कि जर्मनी के एकीकरण में सफलता राजकुमारों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, न कि लोगों द्वारा। बिस्मार्क के जर्मन एकीकरण का उद्देश्य 3 युद्धों द्वारा पूर्ण हुआ, जो 1864 से 1870 के 7 वर्ष अल्प समय में लड़े गए। जर्मनी के एकीकरण में प्रशा के राजा विलियम प्रथम का बहुत हाथ रहा। बिस्मार्क के नीतियों के परिणाम स्वरूप यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। जर्मन राष्ट्र का क्या हो गया? उदय हो गया, ठीक ना। तो ये था देखिए कौन सा का उत्तर? छठा का उत्तर। तो हम लोग छठा का उत्तर भी देख लिए। तो हम लोग इसका लघु उत्तरीय देख लिए और अति लघु उत्तरीय करवा चुके हैं और इसका दीर्घ उत्तरीय भी करवा चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इंड स्क्रीन में शो करेगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हम दे चुके हैं। तो आप जहाँ से भी आप इसका जो है आंसर और अति लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय का देख सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? देखिए हम बीच में सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलते हैं, ना वीडियो को लाइक के लिए बोलते हैं। तो आप लोग ये नहीं कि नहीं कीजिएगा, वीडियो तुरंत देखते हैं भाग जाते हैं, नहीं। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ये सभी करने से आप लोग को एक पैसा भी खर्चा नहीं होगा, तो ज़रूर करना चाहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।